इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के साथ न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून के हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यु रानी फूलन देवी के ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से आइए पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करें। 10 अगस्त 1963 को दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्ला देवी दिन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उनके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। जब बेटी ने जन्म लिया तो चिंता से मल्ला का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उनकी शादी की। देवी दिन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दिन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर अब उसने देवी दिन के हिस्से की ज़मीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उससे भिड़ गई। कहते हैं कि ज़मीन के लिए चाचा से बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन की उम्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ ले लिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर उसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु यह सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भेजवा दिया। यहाँ भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे जैसे वह जेल से निकलने में सफल रही, किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए। इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा उसके पति के घर भेज दिया।
किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वो पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन के जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची। वहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क के किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने पर भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। वह बस उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को भुलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसे फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। विक्रम महला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने उसका विरोध किया। बावजूद सरदार नहीं माना, फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद का गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिसके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम महला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ ही हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों के मिली तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुँचे और फूलन को वहाँ से बचा कर ले गए। वहाँ से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मानसी मल्ला की सहायता से अपने पुराने मल्ला साथियों की इकट्ठा कर गिरोह के पुनः गठन किया और खुद उसके सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों का वहाँ न देखकर फूलन देवी बुरी तरह बौखला गई। इस घटना के चश्मदी व उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह ने दिया, जिन्होंने बाद में BBC को बताया कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया।
सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लौरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजा ए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसे अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया और अपना अधिकांश जीवन बिहार और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्ज़ापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका दो बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उनसे जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं कि न अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा था। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वह दुष्टों को नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को जिसने छोटी सी उम्र उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने वह बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंद्रों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन को। थैंक यू।